Hi everyone, this is Shalini. Welcome back to Shine Date Classes. How are you all? I think आप अच्छे होंगे. डेली बेसिस पे क्लास को अटेंड करिए. टाइमिंग सुबह 10 बजे है और शाम को 8 बजे है. क्लासेस आपकी काफ़ी दिनों से चल रही है और लगभग सभी चैप्टर में पहला चैप्टर जितना है, सभी सब्जेक्ट में पहला चैप्टर जितना है वो कवर हो चुका है. ठीक है, मैंने आपको हर चीज़ें डिटेल में सिलेबस वाइज बताई है. कुछ चीज़ें उससे रिलेवेंट भी ऐड की हुई है. ठीक है, आज की इस क्लास में हम यहाँ पर हिंदी की क्लास करने चल रहे हैं, जैसा कि आप सभी ने देख लिया है. ठीक है, हिंदी का पहला चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है. जो भी चीज़ सिलेबस में दी गई थी वही चीज़ें मैंने आपको करवाई. एक बात कहना चाहूँगी, मैं आपको फालतू की चीज़ें और जो एक्स्ट्रा है वो मैं आपको नहीं शेयर कर पाऊँगी, क्योंकि वो एक्स्ट्रा है और आपके सिलेबस में नहीं दिया गया, एग्ज़ाम में भी नहीं आएगा. तो मैं वो बहुत सारी ऐसी चीज़ें रहती हैं जो रिलेवेंट नहीं है, तो मैं उसको अनावश्यक आपसे नहीं करवाऊँगी. ठीक है, आपको वही नोट्स और वही क्लास दूँगी जो आपके लिए महत्वपूर्ण होगी, आपको एग्जाम में आएगी, आपकी मदद होगी. ठीक है, चलिए देखते हैं आज की इस क्लास में क्या रहेगा. आप सभी शानी डेट क्लास साथ बने हुए हैं. लाइक शेयर सब्सक्राइब बिल्कुल ना भूलें. जो भी लोग नए हैं उनका स्वागत है. क्लास को डेली अटेंड किया करिए और टाइम पर आया करिए. टेलीग्राम पर मैं हर चीज़ शेयर कर देती हूँ, पहले से बता देती हूँ. तो आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट कर सकती हूँ कि आप सभी टाइम पर आइए, क्लास को अटेंड करिए. जो भी प्रॉब्लम हो मुझे कमेंट में आप पूछ सकते हैं. ठीक है, मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगी. आज की इस क्लास में हम यहाँ पर हिंदी देख रहे हैं और हिंदी का सेकंड चैप्टर देख रहे हैं. पहला चैप्टर हमने अच्छे से पूरा कवर अप कर लिया है. ठीक है, चलिए हिंदी का पहला चैप्टर आपका हो गया. दूसरा का जो चैप्टर उसका नाम है गद्य और पद्य के अंशों का शुद्धोच्चारण. इस चैप्टर में गद्य क्या है, गद्य पद्य विधियाँ, विशेषताएं, उद्देश्य, यही सारी चीज़ें हमको पढ़नी है. मेनली हमको यहाँ पर गद्य और पद्य से रिलेटेड सारी बातों को अच्छे से पढ़ना है कि गद्य क्या है और पद्य क्या है. ये आप जानते भी हैं. ठीक है, और गद्य और पद्य का जो ये टॉपिक है ये आपके सिलेबस में फर्स्ट टाइम है, लेकिन ये शुद्ध उच्चारण का जो टॉपिक है ये आपके फर्स्ट सेमेस्टर में भी था. शुद्ध उच्चारण क्या होता है, शुद्ध उच्चारण के कारण क्या होते हैं, निवारण क्या होता है, दोष क्या होता है, ये सब आप फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ चुके हैं. मैं आपको जब क्वेश्चंस करवाऊंगी या ओरली चीज़ें रहेंगी तो मैं ऐसे बता दूंगी. आपको शुद्ध उच्चारण का टॉपिक फर्स्ट सेमेस्टर में अच्छे से करवाया है. जरूर नहीं देखा है वहाँ से टॉपिक देख लीजिएगा और आपको आता भी है. तो ये टॉपिक मैं आपको बस छोटा सा डिस्क्रिप्शन दूंगी, बहुत ज़्यादा एलोबरेट करके नहीं बताऊंगी, क्लियर कर रही हूँ बात को. ठीक है, चलिए अब देखते हैं शुद्ध उच्चारण. शुद्ध उच्चारण, शुद्ध उच्चारण का अर्थ होता है मानक उच्चारण. एक ऐसा उच्चारण जिसको माना गया है. हर चीज़ की एक मानक होती है ना, कहते हैं ना कि एक डेफिनेट वैल्यू होती है, वैसे यहाँ पे मानक उच्चारण है, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन. ठीक है, अभी इसके बारे में कुछ बातें हैं वो देख लेते हैं. शुद्ध उच्चारण के अभाव में मौखिक भाषा अस्वाभाविक एवं प्रभावहीन हो जाती है. शुद्ध उच्चारण के अगर कोई चीज़ है, कोई भी बात है, भाषा है, निबंध है, कुछ भी है, वाक्य है, बातचीत है, अगर हम शुद्ध उच्चारण नहीं कर रहे हैं, शुद्ध उच्चारण का अभाव है वहाँ पर, तो जो आप मौखिक भाषा का प्रयोग कर रहे हैं वो अस्वाभाविक और प्रभावहीन हो जाती है, उसका कोई प्रभाव नहीं रह जाता है. ठीक है, क्योंकि आप जो बात कर रहे हैं वो उसमें जो है उच्चारण का बहुत सारा अभाव देखने को मिल रहा है. ठीक, प्रायः हम जैसे उच्चारण करते हैं, जैसे डेली हम लाइफ में उच्चारण कर रहे हैं अपने जीवन काल में, या बोलते हैं वैसा ही लिखते हैं. जैसे आप जो चीज़ बोलेंगे वही आप चीज़, बहुत सारे लोग आगे होता है तो उनको आगे आगे बोलते हैं, और बहुत सारी चीज़ें ऐसे होती हैं, जैसे ये स्टेयर होती है ना, जो सीढ़ियाँ होती हैं, ये गांव में इसको लोग जीना बोलते हैं, कई जगह कुछ और बोलते हैं, पता नहीं क्या, बहुत लोग छत को कुछ और बोलते हैं. तो वैसे बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि हर क्षेत्र में अलग हो जाती हैं, तो उनका लिखने का और समझने का भी तरीका अलग हो जाता है. यही बात कही जाती है कि आप जैसा उच्चारण करेंगे आपकी वर्तनी भी वैसी ही होगी. इसीलिए आपको अगर अपनी वर्तनी सही करनी तो पहले आपको उच्चारण सही करना होगा. ठीक है, समझ में आ रही बात. सिंपल चीज़ें साधारण भाषा में आपको मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ. अतः लिखित भाषा में भी दोष आ जाते हैं. अब जब आप गलत उच्चारण कर रहे हैं, मौखिक भाषा भी आपकी गलत इस्तेमाल हो रही है, तो जाहिर सी बात है गलत अगर आप बोलेंगे तो गलत आप लिखेंगे, तो आपकी मौखिक भाषा भी प्रभावित हुई और लिखित भाषा भी प्रभावित हुई. ठीक है, शुद्ध वर्तनी की अशुद्धता के कारण हमारा उच्चारण जो होता है वो अशुद्धता, हमारी जो शब्दों की वर्तनी है उसमें अशुद्धता आ जाती है और हमारा जो उच्चारण है वो भी अशुद्ध हो जाता है. समझ में आया बात, क्लियर है. ये रही बात शुद्ध उच्चारण क्या है. ठीक है, इनके बारे में आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पूछेगा, कुछ चीज़ें पूछेगा. शुद्ध उच्चारण क्या है ये तो कभी नहीं पूछेगा. आपको पूछेगा शुद्ध उच्चारण के कारण क्या है, शुद्ध उच्चारण का निवारण क्या है. तो यही आपसे 2 क्वेश्चन आएगा. इस बात को आप सभी को ध्यान रखना है. या तो आपसे ये भी टॉपिक अराइज हो जाएगा, 2 बताइए,
या अपने अपने तरीके से बताइए कि शुद्ध उच्चारण का महत्व क्या है, शुद्ध उच्चारण क्यों ज़रूरी है। हर एक चीज़ का अपनी इंपॉर्टेंस होती है लाइफ में, वैसे शुद्ध उच्चारण का क्या महत्व है भाषा की नगरी में, ये जानना ज़रूरी है। चलिए देखते हैं यहाँ पर। भाषा सीखने तथा सिखाने में उच्चारण की अशुद्धियाँ बहुत बाधक होती हैं। भाषा सीख रहे हो या आप भाषा किसी को सिखा रहे हो, उच्चारण की जो अशुद्धियाँ हैं वो बहुत ज़्यादा ही बाधक के रूप में सामने आती हैं। ठीक है, शुद्ध उच्चारण की भाषा विशेष के ज्ञान का प्रथम चरण होता है। अगर आप किसी भाषा को सीख रहे हैं, ठीक है, हर एक चीज़ है, कोई भी चीज़ है, उसको सीखने का हर एक का टर्म डिवाइड होता है। पहला ये चरण, फिर ये चरण, फिर ये चरण। ठीक है, वैसे यहाँ पर बात कही जा रही, अगर आप कोई भाषा सीख रहे हैं, किसी भी भाषा को पढ़ना चाह रहे हैं, लर्न करना चाह रहे हैं, तो शुद्ध उच्चारण की भाषा विशेष के ज्ञान का प्रथम चरण होता है कि अगर कोई भाषा सीखे तो पहली सीढ़ी उसकी होगी कि आप उसका जो भाषा आप सीखना चाह रहे हैं उसका उच्चारण आप सही तरीके से करें, उसको आप सही तरीके से, सही विधि से, जितना लय, ताल, सुर, यति, गति, विराम जहाँ लगना उसी तरीके से आप इस चीज़ का उच्चारण करें, तब आपकी वो भाषा में निपुणता धीरे धीरे आएगी और वर्तनी भी आपकी शुद्ध हो जाएगी। ठीक है, चलिए आगे देखिए। शुद्ध उच्चारण जरूरी इसलिए है कि अर्थ के अनर्थ से बचा जा सके। अगर आप उसी चीज़ का कोई भी शब्द है और वाक्य है, ठीक है, या कोई बात बतानी है और आपने जैसे कि हुआ था ना, मतलब ऐसा इंसिडेंस हो जाए कि आप जो है बोलना कुछ था, आप बोल के कुछ और चले गए और सामने वाले ने कुछ और समझ लिया, और कुछ ऐसा कोई अनहोनी घटना घट गई, कोई ऐसे लाइफ में ऐसा इंसिडेंस हो गया जो पछताए भी अब कोई मतलब नहीं निकला। बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट हो जाते हैं कि बाप रे इतनी बड़ी गलती हो गई, हाउ इट इज़ पॉसिबल। ये चीज़ें समझ में कभी कभी ऐसा होता है, सिर्फ एक गलती से, मिस्टेक कि आपने उच्चारण गलत करके आया, वो बंदा अपने तरीके से बोल रहा है कि हाँ मैं ये बात बोल रहा हूँ, लेकिन सामने वाला उसको कुछ और तरीके से समझ लिया, तो क्या हुआ, उसका उच्चारण वहाँ पे गलत था और अर्थ का अनर्थ हो गया। इसीलिए शुद्ध उच्चारण बहुत ज़रूरी होता है। समझ में आई बात? ऐसी अनहोनियाँ देखने को मिलती हैं लाइफ में। ठीक है, आप जो कहना चाहते हैं कहते भी हैं, लेकिन गलत उच्चारण के कारण कुछ अलग अर्थ प्रकट करता है। समझ में आई बात? अगर सामने वाला तो जिम्मेदार नागरिक है या समझदार है तो समझेगा कि नहीं ये बंदा ये बोल भले रहा है लेकिन इसका मतलब ये है, तब तो ठीक है। लेकिन अगर कुछ और जो आपने बोला और वही अर्थ में सामने वाले ने समझ लिया, तब तो बहुत सारी दुर्घटनाएं घट सकती हैं लाइफ में। तो इसीलिए शुद्ध उच्चारण बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है। ठीक है, बहुत ज़्यादा शुद्ध उच्चारण ज़रूरी है, ये बात रही। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। भाषा का प्राथमिक क्षेत्र मौखिक ही था। कोई भी भाषा अगर आप सीख रहे हैं या सीखना चाह रहे हैं, कुछ भी है, तो सबसे पहला अगर प्रथम चरण या क्षेत्र आता है तो वो मौखिक है, क्योंकि आप बोलते हैं पहले सुन, मतलब जैसे आप किसी की बात को सुने फिर आपने बोला। इसीलिए शुद्ध उच्चारण को विशेष महत्व दिया गया है। इसीलिए मौखिक का संबंध शुद्ध उच्चारण से ज़्यादा विशेषता के रूप में देखा जाता है। ठीक है, आपको शुद्ध उच्चारण के उद्देश्य लिखने को आएंगे। आप एक दो पॉइंट, कोई भी, जब तक आपसे ये ना कहे कि 2 लिखो 3 लिखो, तब तक आप बस 2 लिख के छोड़ दीजिएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। समझ में आई बात? कहा जाए कि अगर 4 लिखे तभी आप 4 को लिखिएगा। चलें आगे। क्या कोई प्रॉब्लम किसी को है? आप सभी को सारे PDF टेलीग्राम पे मिलेंगे। ज्वाइन करने के लिए आईडी आपको कमेंट बॉक्स में पिन करके मिलेगी, किसी भी वीडियो से आप ले लीजिएगा और ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब एक नया टॉपिक आपके सामने आता है। आपका शुद्ध उच्चारण का जो टॉपिक था वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, एक नया टॉपिक है, यहाँ पे है पठन का अर्थ एवं परिभाषा। हमें गद्य पद्य के बारे में पढ़ना है। ठीक है, अब गद्य हो या पद्य हो, पढ़ेंगे तो है ही है। आप क्यों पढ़ेंगे? तो ना, गद्य भी पढ़ा जाता है, पद्य भी पढ़ा जाता है, लेकिन पढ़ना जो क्रिया है वो तो समझिए आपकी पठन है क्या, पठन है क्या, ये जानना ज़रूरी है आपको। तो आज का जो टॉपिक इसमें है वो है पठन का अर्थ एवं परिभाषा। चलिए देखते हैं पठन का अर्थ क्या है। ठीक है, अंग्रेजी भाषा में रीडिंग शब्द के लिए हिंदी में पठन और वाचन 2 शब्द का प्रयोग किया जाता है। हम ये जो पठन का शब्द है इसको इंग्लिश में रीडिंग कहते हैं। हम पठन भी कह सकते हैं, इंग्लिश में रीडिंग कह सकते हैं और वाचन भी कह सकते हैं। 2 शब्द का हिंदी भाषा में प्रयोग किया जाता है पठन के लिए। ठीक है, पठन और वाचन, इंग्लिश में रीडिंग। मूलतः इन दोनों शब्दों में भेद होता है, लेकिन इन शब्दों में क्या होता है, एक भेद है, एक डिफरेंस है देखने को मिला हुआ है। चलिए जानते हैं कि वह डिफरेंस क्या है। वाचन का अर्थ होता है जोर जोर से पढ़ना। जैसे होता है ना कि प्राइमरी स्कूल में जाइए तो एक बच्चा सामने से खड़ा होकर का पढ़ाता है, पीछे वाले बच्चे उसको जोर जोर से बोलते हैं। ठीक है,
वैसे ये हर जगह होता है, पोएम कभी पढ़वाई जाती है या कुछ भी ऐसा सिखाया जाता है, लर्न करवाई चीज़ें छोटे बच्चों की क्लासेस में, ये विधि का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा किया जाता है। ठीक है, सही कह रही हूँ या गलत कह रही हूँ मैं? अक्सर हुआ है और हम लोगों ने भी किया है। ये वाचन का मैं आपको बताऊँ तो जो है टेबल टेबल ऐसे ही याद करवाई जाती थी पहले। अब तो कोई नहीं, लेकिन जो है मेनली देखा गया कि टेबल वगैरह ऐसे ही याद करवाई जाती है, जिसका आनंद श्रोता ले सके। वाचन का मतलब क्या होता है कि जिसका आनंद सुनने वाला ले सके। कभी कभी ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती है कि जो सामने वाला कोई आके बताता है और हमें सिर्फ सुनना रहता है। तो वैसे कोई आनंद की जो बात यहाँ पे आई है वो इसलिए आई है कि जैसे कोई कहानी सुना दिया या कोई कुछ समझा रही है, उसमें कोई कहानी का चुटकुले का मोड़ ला दिया कुछ, या कोई कटबंधी कर दिया या कोई लोकोक्ति बता दिया, तो सुनने वाले को भी इंटरेस्ट आ जाता है। ये सारी चीज़ें रहती हैं। तो ये है वाचन का एक सिंपल सा, साधारण सा, सस्ता सा, टिकाऊ सा अर्थ। ठीक है, अब पठन देखिए। पठन का क्या मतलब है? जोर से और मौन होकर पढ़ना। पठन में भी जोर की बात आई है। आप चाहे तो जोर जोर से पढ़िए या आप चाहिए तो मौन होकर पढ़िए, शांत होकर पढ़िए। ठीक है, जिससे पठ्य सामग्री समझ में आ जाए। सिर्फ यही इतना करना, चाहे आप वाचन करिए चाहे आप पठन करिए, समझ जो आप भाषा पढ़ रहे हैं या जो भी चीज़ आप पढ़ रहे, जो मटेरियल आप पढ़े वो आपको समझ में आना चाहिए, ये उद्देश्य लेकर चलना चाहिए। ठीक है, और कहा जाता है, कभी कभी मैंने कई बुकों में अलग अलग देखा और मैं भी बहुत कंफ्यूज हूँ इस टॉपिक को लेकर, कि बहुत सारी किताबों में मैंने देखा कि जो साइलेंट रीडिंग करते हैं वो चीज़ें उनको काफ़ी समय तक याद रहती हैं, और जो ज़ोर ज़ोर से बड़ 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 करके जो है करते हैं वो बस 2 घंटे या 2 दिन 3 दिन 1 हफ्ते याद रहती है, और वो मतलब लॉन्ग टर्म मेमोरी नहीं होती। लेकिन जो दीर्घ होकर कॉन्सेंट्रेट होकर मन में पढ़ते हैं वो ऐसा होता है। लेकिन मुझे बुक में कभी कभी ये चीज़ें अलग भी दिखी, इसलिए मैं इस चीज़ को श्योर नहीं हूँ कि क्या एक्चुअल में होता है। लेकिन मेरा भी मानना है कि जो चीज़ें मौन पढ़ी जाती हैं, साइलेंट रूप में पढ़ी जाती हैं, फिर वो चीज़ ना आपको लॉन्ग टाइम तक याद रहती हैं। जो आप जोर जोर से रट के पढ़ते हैं मधुमक्खी की तरह बर बर करके, तो वो चीज़ें ऐसी हो जाती हैं। ठीक है, एग्ज़ाम जब आता है ना, तो आस जब एग्ज़ाम का सीज़न आता है मार्च में और तमाम साइडों में, तो आस पड़ोस में मतलब पता चल जाता है कि हाँ बच्चों का एग्ज़ाम है। ठीक है, वो दिन भर लगाए रहते हैं मधुमक्खियों की तरह। ठीक है, चलिए देखते हैं। रटंत विद्या वैसे बहुत बेकार विद्या होती है, इसको अपनाइएगा नहीं कोई भी लोग। ठीक है, अतः पठन के अंतर्गत हम स्वर और मौन, सस्वर बोलकर और मौन दोनों प्रकार से वाचन को रखते हैं। लेकिन वाचन का उद्देश्य यही रहता है कि वाचन करने वाला यानी कि पढ़ने वाला स्वयं आनंद उठा सके, साथ ही साथ मानसिक विकास में गति पैदा कर सके। आप चाहे पठन करिए, आप चाहे वाचन करिए, एक बात को आपको ध्यान में रखना है कि जो आप कर रहे हैं, जिस उद्देश्य के लिए आप कर रहे हैं वो पूर्ण होना चाहिए। ठीक है, आप चाहे जिस तरीके से करें। और एक बात ये भी ध्यान रखनी है कि जो बंदा वाचन कर रहा है उसको भी मज़ा आना चाहिए, उसको भी जो है उसका मानसिक विकास भी हो और उसको भी उसमें जो है आनंद आए। ये क्योंकि आनंद आएगा तो वो उस फिर थोड़ा और करके वो किताब ख़त्म हो जाएगी। लेकिन अगर आनंद नहीं आएगा तो वो उसमें इंटरेस्टेड नहीं होगा। इस बात को ध्यान में रखना है। चलिए आगे, चलें आगे। देखिए, उमा मंगल एक मैडम है, उन्होंने क्या कहा यह जानते हैं। लिखे हुए अर्थ गढ़ना ही पढ़ना है, और अर्थात भाव को समझना ही पठन है। लिखे हुए अर्थ को गढ़ना ही पढ़ना है, लिखे हुए अर्थ से गढ़ना ही पढ़ना है, अर्थात भाव को समझना ही पठन है। उमा जी ने बात कही है कि जो लिखा हुआ कोई चीज़ है वो लिखी हुई है, लिखे हुए अर्थ की जो गढ़ना है उसको जो पढ़ता है, उसको पढ़ने के बाद, गढ़ना का मतलब क्या है कि लिखित हुई कोई चीज़ गढ़ी गई है। ठीक है, लिखी हुआ कोई शब्दार्थ है, लोकोक्ति है, मुहावरा है, कुछ भी है, उसको गढ़ा गया है, बहुत सुंदर तरीके से उसको गढ़ा गया है, और उस जो गणना हुई है उसी को आप पढ़ रहे हैं और उसी का भाव भी आप समझ रहे हैं। यही है पठन। ये उमा मंगल जी ने पठन के लिए अपनी परिभाषा को सामने रखा है। ठीक है, एक डेफिनीशन। दूसरी डेफिनीशन आपसे कुछ बच्चे कह रहे थे कि 3-4 आएगी, जी नहीं। देखिए, पहले सेमेस्टर में ढेर सारी डेफिनेशन थी लेकिन आई एक ही शायद थी, 2 नहीं तो बहुत ज़्यादा नहीं आई थी। ठीक है, और डेफिनेशन का जो प्रश्न है ना वो आपको ऑब्जेक्टिव में आता है, लिखने वाले में 1-2 में बहुत रेयर केस में आएगा, वरना आपको दे देगा, पूछेगा किसने कहा है। इसी तरह से आपको ये परिभाषा वाले प्रश्न आते हैं। अगर आपसे परिभाषा किसी फिक्स पूछता है तब तो ठीक है, अगर नहीं पूछता है तो आप जो है किसी का भी नाम जैसा रहता है जो आपको याद है वो आप लिख सकते हैं, या बिना नाम अनुसार वाला बताए भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों करेक्ट होगा। ठीक है, अब देखिए भारतीय दर्शन के अनुसार इन्होंने क्या कहा है। पढ़ने का अर्थ है लिखे हुए धारणाओं को गढ़ना,
और साथ ही साथ विचारों को आपस में जोड़ पाना और उन्हें अपनी स्मृति में रखना। भारतीय दर्शन के अनुसार जो भारतीय दर्शनार्थ हैं उन्होंने बात कही है कि पढ़ने का मतलब होता है कि जो लिखा हुआ धारणा है, जो चीज़ लिखी गई उसको जो गणना हुई उसको आप पढ़ो, उसके साथ अपने विचार को जोड़ो, जो गणना हुई उसके साथ अपने विचार को जोड़ो और उन्हें अपनी स्मृति में रखो। ये बात पठन के लिए भारतीय दर्शन के अनुसार की तरफ से कही गई है। तो मैंने आपको डेफिनेशन के तौर पर 2 बातें बताई, ठीक है। कोई प्रॉब्लम किसी को भी होगी तो आप मुझसे कमेंट में पूछ लीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं, ठीक है। नया टॉपिक यहाँ पे वही टॉपिक था, उसका सब टॉपिक है यहाँ पे पठन के उद्देश्य। जो आप ये पठन कर रहे हैं इसका उद्देश्य क्या है। कोई भी काम अपनी लाइफ में आप करते हैं तो उसका एक उद्देश्य होता है, वही यहाँ पे टॉपिक है पठन। तो आप ये जो पठन कर रहे हैं इसका क्या उद्देश्य है, ये उद्देश्य ऑब्जेक्टिव आपको कहाँ तक ले जाएगा, यही बात आपसे यहाँ पे पूछी जा रही है। आपको आएगा पठन के उद्देश्य लिखिए, तो आपको लिखना होगा। पहला देखिए, शब्द ध्वनियों व उनके सहायता का ज्ञान करवाना। शब्द है, शब्द क्या है, उनकी ध्वनियाँ क्या है, उनका आपको ज्ञान करवाना होगा सॉरी, उनका आपको ज्ञान करवाना होगा, ठीक है। जिससे वाचन में शब्दों का उच्चारण जो है वो शुद्ध रूप में हो सके। आप अगर उनको ध्वनि बताएंगे, आप उनको लय बताएंगे, आप उनको ताल बताएंगे कि ऐसे यहाँ पे रुकना है, यहाँ पे यति, यहाँ पे गति है, तो वो शुद्ध उच्चारण करने में उनको सहायता होगी और वो शुद्ध उच्चारण कर पाएंगे, ठीक है। तो ये आपका पहला उदाहरण हो गया, मतलब पहला एक पॉइंट हो गया, ठीक है। चलिए आगे दूसरा देखिए। दूसरा यहाँ पर दिया है आरोह और अवरोह का एक ऐसा अभ्यास कराना। आरोह और अवरोह, कहाँ तेज बोलना है, कहाँ धीरे बोलना है, कहाँ पे रुकना है हल्का सा, इन सब चीज़ों का अभ्यास करवाना जाए जिससे यथा अवसर भावों को अनुकूल स्वर में पढ़ा जाए। देखिए, एक अच्छा वक्ता होना भी बहुत अच्छी खूबी होती है और सबके पास ये खूबी नहीं होती, इस बात को ध्यान में रखिए। इंसान कितना भी अच्छा हो लेकिन अगर उसकी वाणी ही नहीं अच्छी है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। अगर किसी चीज़ की वैल्यू आज के टाइम पर है तो मधुर वचन की है और सभी को अच्छे संबंध चाहिए, ठीक है, हर इंसान से। तो वही बात यहाँ पर कही जा रही है कि आपका जो ये अनुकूलन भाव है, आप चीज़ों को सिर्फ एक तरीके से, एक दो टीचर एक ही पोएम को अलग अलग तरीके से पढ़ाएंगे, ठीक है। अर्थ दोनों का वही रहेगा, सेम पोएम रहेगी, लेकिन दोनों के पढ़ाने के तरीके में वेरिएशन रहेगा। वही बात यहाँ पे कही जा रही है कि आपको अगर एक अच्छे वक्ता है तो आपको कोई कविता को पढ़ाने का मतलब ये नहीं है कि बस ये ऐसे आप बोलते जाओ। आप उसको भाव के साथ जब पढ़ाओगे तो सुनने वाले को और आपको खुद को दोनों को आनंद आएगा। तो आप इस तरीके से जब पढ़ाएंगे तो बच्चे को भी कविता सीखने में, समझने में, याद करने में सहायता मिलेगी और वो भी आनंद उठाकर उसको अच्छे से सीख पाएंगे। तो ये है उद्देश्य, पठन का यही सब उद्देश्य है कि पढ़ने का क्या मतलब है, पढ़ाई कैसे आपके लिए अच्छी होगी, कैसे आप बच्चों की मदद कर पाएंगे। ये जितनी भी चीज़ें आपको पढ़ाई जा रही हैं वो आपको ये मोटिव से पढ़ाई जा रही है कि आप प्राइमरी में जब जाएंगे तो प्राइमरी में नौनिहाल छोटे बच्चे ही मिलेंगे, ठीक है। हर अलग अलग तरीके के बच्चे मिलेंगे आपको, तो कैसे आप उनको सिखा पाएंगे, कैसे आप पढ़ा पाएंगे, यही बात आपको समझाई जा रही है, ठीक है। देखिए तीसरा, पठन के माध्यम से शब्दों का उचित बल दिया जाना सिखाया जाता है कि शब्दों में उचित बल दिया जाना चाहिए, कहाँ पर देना है, कैसे देना है, ये सारी बातें, ठीक है। फिर है पढ़कर पठित वस्तु का भाव समझे, पढ़कर पठित वस्तु का भाव समझे और दूसरे को भी समझाने में सक्षम हो। अगर आप बच्चे को पढ़ना सिखाएंगे धीरे धीरे धीरे, एक शब्द करके, वो एक दिन पूरी कहानी को पढ़ने लगेगा। तो वही बात यहाँ पे क्या है, तो सिर्फ पढ़ना ही पढ़ लो, राम जाता है, राम खाता है, राम सोता है, राम पीता है, राम नहाता है, राम ये, राम वो आप पढ़ लो, लेकिन कुछ बहुत कोई चीज़ें और बताई जाएँ, बस पढ़ते जा रहे हो, लेकिन आपको कोई भी अर्थ समझ में नहीं आ रहा है, उसका भाव समझ में नहीं आ रहा है कि क्या बात कही गई है। तो इस चीज़ के लिए आपको अभ्यास कराया जाता है, पढ़ाया इसीलिए जाता है कि आप पहले जो चीज़ें लिखित हैं, जो गढ़न हुई है, उसको आप गढ़ना को पढ़ो, फिर उसके भाव को समझो और कोशिश करो कि आप दूसरे को भी उसमें निरूपित कर पाओ, उसमें समझा पाओ, ठीक है। चौथा पॉइंट हो गया, ये उद्देश्य रहता है पठन का। फिफ्थ है पठन के माध्यम से विराम गति चिन्हों का आदि का ज्ञान कराया जाता है। पठन के माध्यम से विराम चिन्हों को भी उसमें ला दिया जाता है और इसका भी आपको अभ्यास करवाया जाता है कि यहाँ पे फुल स्टॉप होगा, यहाँ पे अल्पविराम होगा, यहाँ पे पूर्ण विराम होगा, यहाँ पे ये चिन्ह लगेगा, वो चिन्ह लगेगा, यहाँ पे उद्धरण लगेगा, ये तमाम चीज़ें आपको ऐसे सिखाई जाती हैं। तो यहाँ से क्या होगा कि आपका विराम चिन्ह का भी सेक्शन इसमें लाया गया और इसका भी आपको ज्ञान करवाया गया, ठीक है। चलिए आगे। फिर 6 पॉइंट है पठित वस्तु का भाव ग्रहण करने की क्षमता। जो चीज़ें आप आपने पढ़ी है उसका भाव आपको ग्रहण करने की क्षमता धीरे धीरे आपके अंतर्गत खुद ही आ जाएगी।
सातवां है बच्चों के शब्द भंडार में वृद्धि करवाना। पठन से क्या होता है कि जब वो पढ़ते हैं तो रोज़ अगर ये टारगेट बना के अपनी लाइफ में आप चलते हैं कि मुझे रोज़ 5 से 10 वर्ड नए पढ़ने हैं, तो आपकी एक डिक्शनरी खुद की क्रिएट हो जाएगी। तो वही बात ये है कि अगर पढ़ेंगे तो धीरे धीरे नए शब्दों की तरफ आगे बढ़ेंगे और नए शब्द उनको इंटरेक्ट करेंगे या नए शब्द उनको आएंगे, समझ में आएंगे, उनका एक नया शब्दकोश तैयार होगा। 8 स्वाध्याय की प्रवृत्ति का विकास। कभी कभी ऐसा होता है जो सेल्फ स्टडी होती है इसका भी डेवलपमेंट इसी के थ्रू होता है। आपको पहले धीरे धीरे सिखाया जाएगा, आप वैसा को फिर आप जो है पहले तो सोशल वाचन करोगे ज़ोर ज़ोर से खूब वाचन के तरीके से, फिर आप पढ़ने लगोगे तो इससे खुद भी पढ़ने का, कभी कभी ऐसा होता है कि खुद भी नॉवेल्स पढ़ने का मन करता है और बहुत सारी चीज़ें होती है जो इंसान शांति से बैठ कर पढ़ने का पसंद करता है। ठीक है, तो इसका भी नेचर का डेवलपमेंट छोटे बच्चों में धीरे धीरे करके आने लगता है। चलें आगे। 9th देखिए, फिर यहाँ पे कहा गया है वाचन के प्रति रुचि उत्पन्न करना और पठन में होने वाली त्रुटियों से अवगत कराकर उनके निवारण की जानकारी देना। वाचन के प्रति आप जैसे वाचन करवाना चाह रहे हैं कि चाह रहे हैं कि बच्चा सामने वाला उचित वाचन करे, तो आप उसके मन में ना ऐसे रुचि ला दो कि उसको इंटरेस्ट आ जाए पढ़ने में। जो गलतियाँ हो उसको बताओ कि बेटा यहाँ पे गलत है, आप उसको ये नहीं ऐसे उच्चारण करेंगे। तो ये सारी चीज़ों का आपको ध्यान देना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा। गलत उच्चारण अगर बच्चा कर रहा है तो आपकी जिम्मेदारी कि आप उसको सही करवाएं। ठीक है, ये टोटल मैंने आपको 9 बता दिए उद्देश्य। पठन के 9 उद्देश्य मैंने आपको बता दिए, 3 4 5, 3 मैक्सिमम या 4, जो अच्छा लगे उसमें से आप चूज़ कर लीजिए, वही आप एग्जाम में बढ़िया लिख दीजिएगा, आपको नंबर बढ़िया मिलेगा। सिंपल सी साधारण चीज़ें लिखा करिए, आसान शब्दों वाली। ठीक है, जो आपको समझने में, दूसरे को समझने में आसानी से समझ में आए। ठीक है, ये आपके पठन के उद्देश्य हो गए। अब एक यहाँ पे नया टॉपिक है, सब टॉपिक उसी का टॉपिक में चल रहा है, ध्यान से देखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पठन शिक्षण की विधियाँ। ठीक है, पठन शिक्षण की विधियाँ क्या है ये समझते हैं। 2 से 3 टॉपिक, सब टॉपिक ऐसे रहते हैं जो आपको समझने ज़रूरी है। अब यहाँ पे है पठन शिक्षण की विधियाँ, क्या क्या विधि से आप पढ़ सकते हैं ये बात आपको बतानी है। तो पहली विधि है अक्षर बोध विधि। अक्षर बोध विधि क्या है ये समझते हैं। अक्षर बोध विधि या पठन शिक्षण की विधि में सबसे प्राचीन प्रणाली, सबसे प्राचीन तरीका है। जब आप पढ़ना सिखा रहे हैं बच्चे को तो सबसे पुराना, सबसे प्राचीन ये तरीका है। इसमें छात्र सर्वप्रथम स्वर आ, बड़ा, अंक, आहा, का, खा, ये सब स्वर और व्यंजन को पढ़ने में दत्तचित होते हैं। मतलब यह है कि एकदम प्रांगण होते हैं। उस सबसे पहले वो अगर अक्षर बोध विधि से पढ़ाया जा रहा है तो सबसे पहले स्वर और व्यंजन क्या होते हैं इनको अच्छे से वो समझेंगे, इनको पढ़ेंगे, इनको बार बार पढ़ेंगे। ठीक है, स्वर शिक्षा से छात्र के उच्चारण और ज्ञानांतरिक अंगों में लोच आ जाती है। तत्पश्चात छात्र स्वर और व्यंजन का मिलान सीख जाते हैं। जब आप उनको एक बार स्वर बता देंगे, का खा मतलब अंका, आहा, इया, ये सब स्वर है, का खा का व्यंजन है, तो धीरे धीरे उच्चारण करते 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 उनके अंगों में वो चीज़ सेट हो जाती है कि आप बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जो हम नहीं पढ़ पाते। बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जिसको हम नहीं पढ़ पाते। कभी एक स्पेलिंग भी करके गेम होता है, एक और गेम क्या कह सकते हैं, एक टेस्ट होता है, कभी देखिएगा आपको अगर जानकारी नहीं होगी तो। उसमें क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे वर्ड्स मिलते हैं कि कभी कभी मैंने भी देखती हूँ तो लगता है कि मैंने ऐसे वर्ड्स कभी पढ़े ही नहीं। तो वही चीज़ है कि अगर आप कोई चीज़ नहीं पढ़े तो आपकी जीभ और यंत्र, जितने भी आपके आंतरिक अंगों का जो संचालन है वो सही से नहीं होगा। लेकिन आप क ख ग घ रोज़ बोलते रहेंगे तो धीरे धीरे उसमें तालमेल बैठ जाएगा। वही बात यहाँ पे कहे कि स्वर और व्यंजन का मिलान वो सीख जाता है। ठीक है, जैसे का में क्या है, आधा आ छिपा होता है ना, ये तो यही कहा था कि ये का ऐसे है। समझ में आ रही है बात, समझ में आ रही है। ये यहाँ पे जो डबल लाइन लगी हुई है ये यहाँ पे लाइन नहीं है, ये ऐसे लगा हुआ है, वो गलत हो गया। यहाँ पे सिर्फ सिंगल का होगा, का में होता है आ छिपा रहता है। समझ में आ रही है बात, कोई प्रॉब्लम किसी को यहाँ पर है? यहाँ पे आपका ये जो है हर एक जितने भी आपको व्यंजन दिए होते हैं उसमें आधा आ जो होता है वो छिपा होता है। ठीक है, चले आगे, कोई प्रॉब्लम किसी को है? चलिए, ये हो गई अक्षर बोध विधि। दूसरी विधि है ध्वनि साम्य विधि। ध्वनि साम्य विधि देखते हैं क्या है। ध्वनि साम्य विधि के आधार पर छात्रों को उन शब्दों से परिचित कराना चाहिए जिनमें ध्वनियाँ समान होती हैं। बहुत सारे वो तुकांत वाले शब्द आपने पढ़े थे ना, टन टन टन, घन घन घन, ऐसे तमाम चीज़ें मैंने आपको बताई थी। वही चीज़ यहाँ पे ध्वनि साम्य विधि का नाम यहाँ पर दे दिया गया है कि बहुत सारे ऐसे शब्द होते हैं जो एक ही ऐसे लगते हैं और इनका उच्चारण करना, इनकी ध्वनि का बोध कराना सिखा देते हैं। आम, राम, काम, धाम, चाम, नाम, साम, ये सब। ठीक है, तो ये है ध्वनि साम्य विधि। ठीक है, 2 विधियाँ हो गई। तीसरा देखिए वाक्य शिक्षण विधि। वाक्य शिक्षण विधि क्या है यह भी समझते हैं। देखिए, यह एक मनोवैज्ञानिक प्रणाली है। ठीक है, मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि छात्र अपने मनोभाव को ना तो अक्षर से प्रकट कर सकता है
और ना ही अक्षरों को जोड़कर शब्दों के द्वारा प्रकट कर सकता है। छात्र मनोभाव को संपूर्ण वाक्यों में भली भांति प्रकट कर सकते हैं। तो यहाँ पे वाक्य की बात कही गई है कि कोई बच्चे को अगर कोई बात किसी को बतानी है, ठीक है, अपनी बात को साझा करना है, तो वो काम को का बड़ा माँ ऐसे नहीं बता सकता है, या काम राम शाम कल सुबह ऐसे नहीं बता सकता है। उसको अगर कोई बात अपनी किसी को बतानी है, कुछ भी है, कुछ कहना है, तो उसको वाक्य का ही पूरा इस्तेमाल करना होगा। वो वाक्य से भली भांति एकदम जानता रहेगा कि ये वाक्य है, तभी वो अपनी बात को प्रकट कर पाएगा। तो ये वाक्य शिक्षण विधि आप समझ रहे हैं कि क्या इंपॉर्टेंस है वाक्य की पठन में, ठीक है। आगे देखते हैं क्या दिया है। अतः इस विधि के समर्थक को कहना है कि वाक्य शिक्षण विधि को ही शिक्षा का आधार बनाया जाए। जो इनके समर्थक उन्होंने कहा कि इसी को इसका बेस बनाकर ये भाषा को पठन के तरीकों को आगे बढ़ाया जाए, ठीक है। 3 विधि हो गई। चलें आगे। नेक्स्ट है कहानी विधि। कहानी विधि क्या है ये देखते हैं। इस विधि को वाक्य शिक्षण विधि का विकसित रूप कहा था। यह एक ऐसी विधि जिसको हम वाक्य शिक्षण का एक संशोधित रूप भी कह सकते हैं कि इसी से जनरेट हुआ, इसी से इसका उत्पन्न हुआ है। छात्र कहानी सुनने और चित्र देखने की ओर अधिक आकर्षित, कहानी को सुनना और कहानी में अगर चित्र हो तो और मजा आ जाता है, ठीक है। अतः इस प्रणाली में छात्र की रुचि का ध्यान रखते हुए बने चित्रों के आधार पर मूलभूत लिखे वाक्यों का सहारा लेते हुए कहानी सुनाई जाती है। इस विधि में छात्र अधिक रुचि लेते। ये एक ऐसी विधि होती है जिसमें बच्चे बहुत आनंद के साथ चीज़ों को सीखने की पूरी कोशिश करते हैं, वो भी अपनी तरफ से, ठीक है। शिक्षक को सिर्फ इसकी मदद लेनी पड़ती है। इसमें क्या होता है कि जो बातें लिखी रहती हैं वो चित्रों के आधार पर उनको सिखा दी जाती हैं और वो बहुत अच्छे तरीके से चित्रों का सहारा लेके कहानी को सुन भी लेते हैं और पूरी बात को समझ लेते हैं। इससे क्या होता है कि उनके मनुस्मृति में भी चीज़ें आ जाएंगी और उनको आनंदफुल भी रहेगा, मतलब आनंददायक रहेगा। वो उसको इंटरेस्ट के साथ सीखेंगे, समझेंगे, पूरी कोशिश करेंगे, अपना भी उसमें एफर्ट डालेंगे कि ये चीज़ ऐसी थी, ये चित्र वहाँ था, फिर ये ऐसे हुआ वैसा हुआ, तो ये सारी चीज़ें, तो ये आपको पठन में मदद करती हैं। ये एक विधि है, ठीक है। चलिए, शब्द शिक्षण विधि, 5वीं विधि समझते हैं कि शब्द शिक्षण विधि क्या है। इस प्रणाली में छात्रों को जो सार्थक और सरल शब्दों को कहने की शिक्षा है। इसमें क्या होता है कि शब्दों का ज्ञान कराया जाता है कि जो सरल शब्द हैं, जो सार्थक शब्द है, जो सही शब्द है, उनको शिक्षा दी जाती, उनकी शिक्षा दी जाती है। शुद्ध अशुद्ध शब्द जैसे हैं उनकी शिक्षा दी जाती है, ठीक है। एक मनोवैज्ञानिक विधि है, इसलिए इसमें छात्र रुचि लेते हैं, परंतु इसके लिए कुशल शिक्षक की आवश्यकता है। लेकिन इसके लिए आपको एक कुशल शिक्षक की, अगर आपने उच्चारण गलत किया है तो शब्द भी वर्तनी भी गलत हो जाएगी। कभी कभी देखिए आशीर्वाद में गलती होती है कि नहीं होती है ना, शुद्ध और अशुद्ध का कभी आ जाए तो बच्चे आशीर्वाद में बहुत गलती करते हैं, बच्चे श्रृंगार में गलती बहुत करते हैं। ऐसे बहुत सारे शब्द होते हैं दिन में छोटी सी मिस्टेक से गलत हो जाता है। तो इसके लिए एक कुशल शिक्षक का होना बहुत ज़रूरी है कि वो सही उच्चारित करे। तो ये थी शब्द शिक्षण विधि। 5 विधि मैंने आपको इससे रिलेटेड बता दी, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज की ये क्लास यहीं तक। मुझे उम्मीद है कि आपको सारे टॉपिक समझ में। चलिए एक बार देखते हैं कि आज हमने क्या पढ़ा है, ठीक है, ताकि आपका सारा चीज़ एक बार फिर से छोटे तरीके से शॉर्ट टर्म में रिवाइज हो जाए। हमने शुद्ध उच्चारण देखा, शुद्ध उच्चारण का अर्थ देखा, हमने शुद्ध उच्चारण का महत्व देखा। मैंने आपको कई बताए, जो आपको सही लगे आप उसको याद करके समझ सकते हैं। फिर मैंने आपको पठन का अर्थ और परिभाषा बताया, पठन का अर्थ क्या है वो मैंने आपको बताया, 2 डेफिनेशन मैंने आपको बताई। फिर मैंने आपको 8-10 पॉइंट जो है पठन के उद्देश्य बताए कि पठन जो हो रहा है उसका उद्देश्य क्या है। फिर मैंने आपको पठन शिक्षण की 5 विधियों से अवगत कराया कि ये विधि है जो पठन शिक्षण में इस्तेमाल की जाती है, इनके प्रयोग से बच्चों को शिक्षा देने में सहायता ली जाती है, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आपको सब कुछ सारे टॉपिक अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे, क्लास अच्छी लगी होगी। कोई प्रॉब्लम किसी को भी होगी तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों में शेयर करिए और जाते जाते एक कमेंट मेरे लिए ज़रूर करते हुए जाइएगा। हम नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ कल सुबह 10 बजे। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।